25 जून 1975 देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और देश भर में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडीज आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन इस दौरान देश में एक ऐसा नेता था जिसे इंदिरा गांधी की सरकार पकड़ नहीं पाई थी। वो नेता खुलेआम इंदिरा गांधी की आलोचना और वामपंथियों का विरोध कर रहा था। जब आपातकाल के दौरान अमेरिका जाने से पहले वो नेता गुजरात पहुंचा तो उस समय आरएसएस ने जिस प्रचारक को उसे लेने के लिए भेजा उसका नाम था नरेंद्र मोदी और उस नेता का नाम सुब्रमण्यम स्वामी। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आज का हमारा एपिसोड है सुब्रमण्यम स्वामी पर कि स्वामी जी ऐसे क्यों हैं। दरअसल 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जेपी की ऐतिहासिक सभा से लौटने के बाद स्वामी जी गहरी नींद में थे कि अचानक 4 बजे उनके फोन की घंटी बज उठी। दूसरे छोर पर ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर था। उसने कहा, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? स्वामी जी ने उसे आने के लिए हाँ तो कर दिया, पर सोचा पुलिस वाले क्यों पूछ रहे हैं। उनका माथा ठनका। तड़के 4:30 बजे वो गोल मार्केट में रह रहे अपने दोस्त सुमन आनंद के घर चले गए और यहाँ उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। उनके जाने के बाद उनके घर की एक एक जरूरी चीज जब्त कर ली गई। कार, एयर कंडीशनर, फर्नीचर सभी पुलिस ले गई। वो मकान पर भी ताला लगाना चाहते थे, लेकिन घर उनकी पत्नी के नाम था। उनके दोस्त और रिश्तेदारों ने उनसे मिलना छोड़ दिया। जो भी उनसे मिलने आता उनके घर पर रेड हो जाती। जिससे ये लोग मिलने जाते उनके पीछे भी पुलिस वाले लग जाते। लेकिन बीच बीच में संसद आते, अपने सिग्नेचर करते और गायब हो जाते। इंदिरा गांधी की सरकार चाहकर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। इन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी को अनुराग शुक्ला जी ने एक बार राजनीति का दुर्वासा ऋषि बताया था, क्योंकि पता नहीं किस बात पर कुपित हो जाए। अब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद सुब्रमण्यम स्वामी फिर कुपित हो गए और सरकार द्वारा एकाएक लिए गए फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि कानून वापसी का फैसला मोदी मंत्रिमंडल को आखिर में दिया गया था। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगी जिसमें ममता बनर्जी के साथ स्वामी जी दिख रहे हैं। इसके बाद से राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ स्वामी और किंग मेकर स्वामी ट्रेंड करने लगा। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी ममता बानो के साथ होंगे? दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का राजनीतिक जीवन 4 से 5 दशक लंबा हो चला है और इस लंबे राजनीतिक जीवन में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाने की जगह सीधा फैसला सुनाने में ही यकीन किया। जब आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने अपना पद ही संभाला था कि स्वामी जी ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर एक भ्रष्ट व्यक्ति घोषित कर दिया था। उन्होंने खुले मंच से यह भी कहा था कि आरबीआई का नया गवर्नर तो पी चिदम्बरम का चेला है। यानी जयललिता को जेल का रास्ता दिखाना हो या 2G घोटाला, कोयला घोटाला हो या राहुल गांधी की स्कूली कॉलेज की डिग्री हो, सोनिया का बचपन से लेकर यहाँ तक का जीवन हो, सुब्रमण्यम स्वामी कहीं नहीं चूके। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार सोनिया गांधी पर निजी हमला करते हुए बोला था कि सोनिया गांधी खुद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बताती है, लेकिन ये सब झूठ है। सोनिया गांधी एक रेस्टोरेंट में वेटर थी, ठुमके लगाती थी, उनके पास कैम्ब्रिज की कोई डिग्री नहीं है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया और कहा कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इनके इस बयान के बाद गृह मंत्रालय ने राहुल को नोटिस भेजा और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा। यानी सुब्रमण्यम स्वामी राजनीति का वो धनुष भी हम कह सकते हैं जिनके शब्द बाण नियमित अंतराल पर चलते रहते हैं। अनुराग शुक्ल कहते हैं कि भाजपा के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि मोदी सरकार के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक दिवंगत अरुण जेटली जी कभी नहीं चाहते थे कि सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा में रहे। लेकिन राजनीति में कई बार डोर इतनी उलझी होती है कि कौन सा तार कहाँ जुड़ा है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। साल 2014 की बात है। भाजपा में 2 खेमे बने थे। एक आडवाणी वाला खेमा जो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता था, दूसरा खेमा था मोदी जी वाला। उस दौरान स्वामी नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों में भी गांधी परिवार के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़े थे और मोदी का भरपूर समर्थन कर रहे थे। लोग ये तक कहने लगे थे कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी भूमिका प्रधानमंत्री के बौद्धिक सलाहकार के रूप में निभाएंगे, क्योंकि उस समय गुजरात से आए नरेंद्र मोदी को लुटियंस जोन्स की राजनीति में एक ऐसे आदमी की दरकार भी थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने
दिल्ली की सियासत में रमे अरुण जेटली जी पर भरोसा जताया। जानकार कहते हैं कि मोदी जी को भी सुब्रमण्यम स्वामी की तहलका मचा देने वाली प्रवृत्ति का आभास था, इसीलिए भी उन्होंने स्वामी को अपनी सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें राज्यसभा में भी नहीं भेजना चाहता था, लेकिन आरएसएस का दबाव रंग लाया और वे उच्च सदन पहुंच गए। इसका सिर्फ एक कारण था, मतभेद और प्रतिद्वंदता की गांठ बांध लेना स्वामी की पुरानी आदत रही है, और किसी भी कटुता को निभाने में वे अपनी पूरी तीक्ष्ण बुद्धि सहित सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। ये किस्सा काफी जाना पहचाना है कि एक बार उन्होंने अपने पिता के साथ काम करने वाले जाने माने संख्या शास्त्री पीसी महानलोबिस की गणना के मौलिक होने के दावे को भी गलत साबित कर दिया था। स्वामी जी ने मैं 24 साल की उम्र में हार्वर्ड से पीएचडी की डिग्री ले ली थी। 1969 में वे प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बुलावे पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने चले गए। हार्वर्ड से पढ़कर लौटे स्वामी बाजारवादी आर्थिक नीतियों के समर्थक थे। उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े वामपंथियों का विरोध शुरू कर दिया। नतीजतन सेन के चाहने के बाद भी वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर नहीं बन पाए और आईआईटी दिल्ली में पढ़ाने लगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ भी अपनी दुर्वासा मुनि की भूमिका में ही रहे। इंदिरा गांधी सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने पंचवर्षीय योजना को फालतू की चीज बताया और अपने बयानों से इतने मशहूर हो गए कि इंदिरा गांधी भी उन्हें जानने लगी और इंदिरा गांधी उन्हें अव्यवहारिक विचारों वाला शांता कलाज कहने लगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अमेरिका में पढ़े लिखे एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले गणितज्ञ, अर्थशास्त्री और कानून की गहरी जानकारी रखने वाले स्वामी आरएसएस के प्रिय इसलिए बन गए क्योंकि वे गांधी परिवार से खुलेआम मोर्चा ले रहे थे और इंदिरा गांधी को चिढ़ा रहे थे। इसी के पुरस्कार स्वरूप 1974 में जनसंघ ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। जनसंघ से जुड़ाव के बाद विदेश में पढ़े स्वामी के विचार भी बदले। अब वे हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खुद को अभिव्यक्त करने लगे। कभी खुले बाजार वाली अर्थनीति के समर्थक रहे स्वामी ने अपने तरीके का स्वदेशी मॉडल गढ़ लिया और आर्थिक प्रशासन से जुड़े लोगों की आलोचना शुरू कर दी। आलोचना का भाव स्वामी के मिजाज से हमेशा जुड़ा रहा और कोई ना कोई हर समय उनकी नाराजगी का शिकार बनता रहा। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में जब वे वित्त मंत्री नहीं बन पाए तो इसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को दोषी माना और उन पर सीमा पार जाकर आरोप लगाए। 1998 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वाजपेयी जी ने उन्हें फिर से वित्त मंत्री नहीं बनाया तो सोनिया गांधी और जयललिता के साथ मिलकर उन्होंने केंद्र की सरकार को ही गिरा दिया। बाद में जयललिता को भी नहीं बख्शा और स्वामी द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मुकदमे में ही जयललिता को सजा हुई और सोनिया का क्या हाल किया है तो सब जानते हैं। यानी स्वामी जी के सियासी जीवन में दोस्ती और दुश्मनी इतनी तेजी से बदलती है कि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। मसलन गांधी परिवार से उनकी चिढ़ हमेशा जग जाहिर रही। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर उनके आरोप राजनीतिक सीमाओं से आगे तक जाते रहे। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजीव गांधी से उनके संबंध ठीक ठाक हुआ करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी की स्पष्टवादिता कई बार वैचारिक या अन्य खेमेबंदियों की परवाह भी नहीं करती। स्वदेशी लॉबी के प्रमुख पैरोकार एस गुरुमूर्ति को उनका मित्र और समान विचारधारा वाला माना जाता रहा। जब नरेंद्र मोदी सरकार और आरबीआई के बीच विवाद चल रहा था तो आर्थिक जानकार इसके पीछे गुरुमूर्ति का ही दिमाग मान रहे थे। लेकिन इस विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी खुले तौर पर आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के समर्थन में बोले, उन्हें एक सम्मानित अकादमिक अर्थशास्त्री करार दिया। इसके उलट एस गुरुमूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें आरबीआई का निदेशक बनाना गलती थी। मतलब साफ बोलना हो तो स्वामी दोस्ती और दुश्मनी कुछ नहीं देखते। इसके अलावा जब तमिलनाडु से खबर आई कि सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पार्टी बना सकते हैं, तब साथ एक खबर और भी आई कि इस पूरी योजना के पीछे गुरुमूर्ति है। लेकिन इस खबर के सामने आते ही स्वामी जी ने कहा कि रजनीकांत अनपढ़ है और तमिलनाडु की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रजनीकांत अपनी पार्टी बनाए और उम्मीदवार घोषित करे, मैं उनकी पोल खोलूंगा। यानी स्वामी के इस हमले का असली निशाना गुरुमूर्ति पर ही था। हालांकि सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि चाहे अनचाहे जो विवाद प्रियता स्वामी जी के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई, उसने राजनीति की राह में उनका नफा करने के साथ साथ काफी नुकसान भी किया। लेकिन स्वामी उन लोगों में से हैं जो अपने नफे नुकसान का ध्यान नहीं रखते। अब सवाल है, स्वामी आखिर ऐसे क्यों हैं? उनके समर्थक इसे हमेशा उनकी सत्य के साथ खड़े होने की प्रवृत्ति बताते हैं, जिसमें उनकी कुशाग्र बुद्धि और अकादमिक ज्ञान हमेशा उनका साथ देता है। करीब 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर वाला उनका ट्विटर हैंडल भी इस बारे में हमें कुछ संकेत दे सकता है। यहाँ पर अपने परिचय में स्वामी जी ने लिखा है कि आई गिव एज गुड एज आई गेट।
बोलचाल की हिंदी में अगर इसका भाषानुवाद कहे तो कह सकते हैं जैसे को तैसा। शायद इसी में स्वामी जी के चिर असंतोष का सूत्र भी छिपा है। वो भले ही अपने विरोधियों को सुपन शकुनी कहते हो, लेकिन उनके विरोधी भी उन्हें दुर्वासा और बयानों का शांता कलाज कहने से कभी नहीं चूकते।